हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IT स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी 6 परीक्षा आने वाली है। 6 दिसंबर को आपका पहला पेपर है अर्थशास्त्र का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके थे। कल वाली वीडियो मैंने बता दिए थे, इसकी पार्ट 1 में ये हमने कर लिया था। धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा में अंतर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पूर्ति की लोच या कीमत लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, मतलब कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने पूरी आपको एक शब्द इनके बताए थे, एक्सप्लेन किए थे पूरा क्वेश्चन। 4 नंबर का ये रहेगा आपका क्वेश्चन। इसके बाद हमने भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें। अगर आपने याद कर लिए हैं तो आप इन्हें अच्छे से एक बार और देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज हम देखेंगे व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है समझाइए, या समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, या व्यापक अर्थशास्त्र क्या होता है। इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अंतर भी पूछा जाता है। 3 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में आता है तो 2 पॉइंट लिखने होते हैं। 3 में आता है तो 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखने होते हैं। ये 4 या 5 नंबर में भी पूछा जाता है तो इनके आपको 4 से 5 पॉइंट याद करके रखनी है। ये नहीं है कि 2 ही पॉइंट आप करें। ये लघु उत्तरीय में भी आ जाता है, दीर्घ में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका समष्टि व्यष्टि में आपको अंतर बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तो पहला क्या है, चलिए देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक इकाइयों के आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति विशेष से इसका संबंध होता है। व्यष्टि का ये छोटा आकार होता है, इसका व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक संबंधों का अध्ययन करती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर समष्टि व्यापक होता है, बड़ा होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत तौर पर लिया जाता है, मतलब एक व्यक्ति से लिया जाता है, और समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तौर पर लिया जाता है। आपने ये समझ लिया होगा। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत है, इसमें मतलब छोटा आकार होता है, इसका एक व्यक्तिगत के तौर पर लिया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से होता है। तो आपके ये पॉइंट थे 2। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। मतलब जैसा कि बाजार में अर्थव्यवस्था किससे चलती है, बाजार से, जिसमें क्रेता विक्रेता होते हैं, तो उनमें पूर्ण प्रतियोगिता होती है बाजार में। जैसा कि आप जाओगे मेडिकल की 100-200 शॉप होंगी, कपड़े की दुकानें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनमें प्रतियोगिता होती है कि कौन सी किसकी कितनी कमाई हो रही है, किसका कितना पैसा उन्हें प्राप्त हो रहा है, तो उनमें प्रतियोगिता चलती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार किसे कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता कहाँ पे होगी दोस्तों, अगर आपके जिस शहर में आप रहते हो वहाँ पे एक ही कपड़े की दुकान है तो वहाँ पे प्रतियोगिता होगी ही नहीं। तो क्रेता भी ज़्यादा होने चाहिए, मतलब खरीदारी करने वाले भी ज़्यादा होने चाहिए, और विक्रेता भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि दुकानें ज़्यादा होंगी तभी प्रतियोगिता होगी। और जो क्रेता आ रहे हैं, आपकी चीज़ें खरीदने आ रहे हैं, जो व्यक्ति आ रहे हैं, उपभोक्ता आ रहे हैं, वो उनकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होना चाहिए, जब तो प्रतियोगिता ज़्यादा होगी। तो आपका पहला पॉइंट ये है, इसको हम पूरा देखेंगे अभी। पहले इनके पॉइंट की हम वर्णन कर लेते हैं। वस्तुओं का समरूप होना, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में डिफरेंट हो, या फिर किसी का अपन इलेक्ट्रॉनिक की दुकान ले ली और किसी की मेडिकल की दुकान ले ली, तो उनमें प्रतियोगिता नहीं होगी। वस्तुओं का समरूप होना मतलब कपड़े की दुकान से कपड़े की दुकान की प्रतियोगिता होगी, किराने की दुकान से किराने की दुकान की प्रतियोगिता होगी, मेडिकल की शॉप से मेडिकल की शॉप का प्रतियोगिता होगी। ऐसी नहीं होगी कि हम पंचर बनाने वाले का कपड़े की दुकान से प्रतियोगिता कर रहे हैं। वस्तुओं का समरूप होना, एक ही रूप की वस्तुएं होनी चाहिए जिनमें मतलब
समानता हो। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट रहेगा फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता की तीसरी विशेषता और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है क्योंकि इसमें विभिन्न फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योगों को छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब उसके जो फर्म का स्वतंत्र प्रवेश होना चाहिए। फर्म कोई उद्योग है, जिसकी कोई फर्म है, उसमें कोई मेहनती मजदूरी होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं वो मजदूरी करते हैं, तो उनका प्रवेश भी स्वतंत्र होना चाहिए। और उनका बहिर्गमन मतलब उनको वो छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे कारखाने में काम करने जा रहे हैं, तो उनका बहिर्गमन मतलब छोड़ना भी स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होना। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता ये है कि बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की दशा में ना हो। मतलब दुकानें भी ज़्यादा होनी चाहिए और ख़रीदार भी ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कम होंगे तो हम इसमें प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा हो जाएगा वस्तुओं का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता ये है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता का गुण होना चाहिए। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता। मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर एक ही शॉप है, एक ही कपड़ा है, एक ही मटेरियल है, उसका क्वालिटी भी एक ही है, तो इसमें नहीं होगा कि एक दुकानदार महंगा बेचे दूसरा सस्ता बेचे, उनकी कीमत बराबर चलेगी। तो ये हो सकता है अगर आपको क्रेता अगर कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो उसे एक दुकान पे महंगा दाम देना पड़ रहा है, तो वो उस दुकान पे से नहीं लेगा, दूसरी दुकान पे चला जाएगा, क्योंकि उसमें कपड़े में डिफरेंट नहीं है, पूरा क्वालिटी एक ही है। तो इस प्रकार का यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु की समरूपता एक होना चाहिए, गुण एक होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि अलग अलग क्वालिटी है, ये एक दाम बढ़ा रहा है कम कर रहा है, तो उसमें प्रतियोगिता नहीं होगी। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। पूर्ण प्रतियोगिता की तीसरी विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि विभिन्न फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योगों को छोड़ने का पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। यहाँ पे ये पूर्ण है, उनकी मात्रा आप लगा लेना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से होती हैं, केंद्रीय बैंकिंग संबंधी आपको कार्य बताने हैं। पहला है पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। तो चलिए पॉइंट पहला देखते हैं। इसके बाद दूसरा हो जाएगा बैंकों का बैंकर होना, साख का नियंत्रण करना। ये 3 पॉइंट हैं इसके। पहला पॉइंट है आपका पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। हमारे देश में नोटों के निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन छोड़कर ये बैंक अन्य समस्त नोटों का निर्गमन करती है। रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया जाता है। रिजर्व बैंक 1 रुपये को नहीं करती, बल्कि कागजी नोट होते हैं। पत्र मुद्रा का पूरा निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा होता है। 1 रुपये को छोड़कर सिक्कों का निर्गमन पूरा एक बैंक अन्य समस्त नोटों का निर्गमन करती है। रिजर्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट रहेगा बैंकों का बैंकर होना। रिजर्व बैंक देश में कार्यरत सभी बैंकों के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक RBI आपको पता है केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक देश में सभी कार्यरत बैंक हैं उनके रूप में कार्य करता है। इस रूप में ये बैंक निम्न कार्य करता है, जैसा कि बैंकों का नगद कोष अपने पास रखना, बैंकों की जो नगद राशि होती है वो अपने पास रखना, बैंकों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब जो उससे छोटे बैंक हैं उनको ऋण देना, उनको कर्ज देना, बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण व नियमन व नियंत्रण करना। मतलब RBI और उसकी छोटी छोटी जो बैंकों की शाखाएं होती हैं उनका कार्यप्रणाली को नियमन और नियंत्रण रखता है उन पर। इसके बाद आपका अगला पॉइंट हो जाएगा शाख का नियंत्रण करना। मतलब शाख मतलब जो बैंक की शाखाएं फैली होती हैं हर स्टेट में, हर शहर में, उन पर नियंत्रण करना। रिजर्व बैंक देश की शाख की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। शाख नियंत्रण नीति का उद्देश्य देश में कीमत स्तर एवं आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकता है। क्योंकि एक ही बैंक की शाखाएं हैं तो उस पर नियंत्रण रखता है कि वो ज़्यादा ऐसे कि हम बैंक से कुछ लोन लेते हैं उस पर हमारे टैक्स लगता है तो ज़्यादा टैक्स ना लगाए, उस पर नियंत्रण RBI करता है, रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद हो जाएगा आपका इसके लिए बैंक अपनी विधियां प्रयोग में लाता है। मतलब उसकी कुछ टिप्पणियां होती हैं, विधियां होती हैं, उनको वो हर बैंक को बताता है, उन्हें बताता है कि आपको इतना ही टैक्स लेना है, इतनी चीज़ें करनी, कुछ रूल्स उनके
आरबीआई तय कर रखता है कि साख बैंकों को ये करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं एकाधिकारी बाजार में अंतर बताना है। एक तो हमने अभी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपने पूरा पढ़ा है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पूरा, आपको याद ही होगा जी। हमने कुछ देखा है यहाँ पे कि क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होगी तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाएगा। वस्तुओं का समरूप होना और फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। और एक बाजार होता है एकाधिकार बाजार, जिसमें एकाधिकारी होता है, मतलब उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते क्रेताओं के पास। ये हो जाएगा आपका पहला। पूर्ण प्रतियोगिताओं में क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। और यहाँ पे हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता में केवल विक्रेता होता है, एक ही विक्रेता होता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारा गांव होता है, गांव बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वहाँ पे किराने की दुकान एक या दो मिलेंगी आपको, कपड़े की भी एक या दो दुकान मुश्किल से मिलेंगी। बाजार गांव रहेगा तो एक साइड एक दुकान रहेगी, दूसरी किनारे पे रहेगी, तो वहाँ पे उस मोहल्ले के 2 मोहल्ला रहेंगी तो अलग अलग रहेगी, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रतियोगिता नहीं होती। तो वहाँ पे एक ही दुकान है, मतलब वही आपको लेना है उसी पैसे। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में केवल एक ही विक्रेता होता है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि शहर में होती हैं, बड़े बड़े शहरों में होती है। जैसे कि हम मान लें इंदौर, भोपाल, मुंबई वगैरह बड़े बड़े शहरों में होती है, तो वहाँ पे मतलब एक पूर्ण प्रतियोगिता होती है। वहाँ पे क्रेता भी बहुत सारी जानकारी रखते हैं अपने सामान के बारे में, जो वो ले रहे हैं तो वो कैसा है, महंगा है कि नहीं है। और विक्रेता भी बाजार की पूर्ण जानकारी रखते ही हैं। इसके बाद एकाधिकार में क्या हो जाता है, जो गांव वगैरह की छोटी शॉप होती है वो मतलब बाजार से सस्ता ले आएंगे और गांव में महंगा बेचते हैं सामान, उसकी 1-2 रुपये कीमत बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्रेता है उसको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है बाजार की, और विक्रेता है उसको भी ज़्यादा नहीं है। वो बस शहर से सामान लाता है, थोड़ा बहुत सामान लाएगा और अपनी दुकान पर रख के थोड़ा बहुत बेचेगा। तो वही है कि क्रेता और विक्रेता, यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसका अगला पॉइंट रहेगा, इसमें एक फर्म के लिए मांग रेखा पूर्णतः लोचदार होती है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता ये भी देखता है कि क्रेता को क्या चीज़ की मांग है, मतलब क्या मांग है, जो मांग होगी वही विक्रेता लाएगा और वही वो बेचेगा। तो उसमें एक बैलेंस बनता है कि क्रेता और विक्रेता के बीच में। और एकाधिकार में हो जाएगा, इसमें मांग रेखा पूर्ण लोचदार से कम होती है। मतलब इसमें मांग इतनी जो विक्रेता होता है वो मांग पे इतना ध्यान नहीं देता, उसे जो उसके पास चीज़ है वो बेच देगा, जो नहीं है वो नहीं देगा। तो इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर आपको बताना है। प्रत्यक्ष कर वे कर जो आय और संपत्ति पर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जो आय और संपत्ति पर लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। वे कर जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर का बोझ उसी व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिसके ऊपर ये लगाई जाती है। अप्रत्यक्ष कर का स्थानांतरित किया जा सकता है, ये उत्पादक पर लगाए जाते हैं परंतु वे इसका बोझ उपभोक्ता पर हस्तांतरित करते हैं। जैसा कि दोस्तों कोई वस्तु है, जो कोई वस्तु बनाई है, जैसा कि हम कुछ जग या पानी का हम जग ले लेते हैं, वो बनेगा, उस पर कीमत लगेगी, फिर उस पर टैक्स जुड़ेगा, उसका जो आयात निर्यात किया जाता है वो टैक्स लगेगा। जो उपभोक्ता लास्ट होगा, जो उस जग को खरीदेगा, उस पर पूरा उसका भार आ जाएगा। जबकि प्रत्यक्ष कर होता है उस पर जो आय संपत्ति खरीदता है वो डायरेक्ट जाकर खरीदता है, उस पर ज़्यादा बोझ उसी व्यक्ति पे आता है जो वो खरीदेगा। पर अप्रत्यक्ष कर में ऐसा नहीं होता। आगे आपको एग्जांपल मिलेगा, जैसे कि इसमें कर का भार अमीरों पर अधिक, गरीबों पर कम पड़ता है। मतलब जो प्रत्यक्ष कर है इस कर का भार अमीरों पर अधिक पड़ता है और गरीबों पर कम पड़ता है, क्योंकि ये प्रगतिशील है। इसके बाद इसमें कर का प्रभाव, अप्रत्यक्ष कर में कर का प्रभाव और भार अमीरों पर गरीबों की अपेक्षा कम पड़ता है, क्योंकि ये अनुपातिक होते हैं, या अधिक पड़ता है या एक सा पड़ता है, दोनों पे ये मान सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मुद्रा के कार्य बताइए। मुद्रा के प्रमुख कार्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। प्राथमिक हो जाएगा जो प्रमुख है, गौण जो हो जाएगा जो कि कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं होते। मुद्रा के प्राथमिक कार्य हो जाएंगे विनिमय का माध्यम होना, मूल्य की इकाई होना। मुद्रा के गौण कार्य में आ जाएगा स्थगित भुगतान का मान करना, मूल्य का संचय करना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा जो कि है आपका
जो कि है स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर बताना है आपको। स्टॉक और प्रवाह में क्या क्या अंतर होता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो कि किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। स्टॉक मतलब जो हम स्टॉक कर रखते हैं वो एक समय सीमा पर मापा जाता है, और प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि के अनुसार मापा जाता है। इसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक है जो देश के अधिकार में किसी निश्चित तिथि को मशीनों, इमारतों, औजारों, कच्चा माल आदि के स्टॉक के रूप में होता है। और उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है जो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं के शुद्ध प्रवाह के रूप में रखा जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका तीसरा पॉइंट रहेगा, स्टॉक का संबंध एक निश्चित समय तथा मूल्य से नहीं होता, जबकि पूर्ति का संबंध एक निश्चित समय और मूल्य से होता है। उपभोक्ता वस्तुएं किन्हें कहते हैं? जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं उन्हें वो क्या कहलाती हैं? तो ये भी वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए परिवारों द्वारा खरीदी गए टीवी, फ्रिज, ब्रेड, वस्त्र, चश्मा आदि जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाती हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक धारणा है। आपको ये अच्छे से पढ़ लेना आप ये पूरा। तो चलिए यहाँ पे हो जाते हैं आपके क्वेश्चन खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको छमाही परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे मैंने और इनके आंसर्स भी आपको बताए हैं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बताती तो आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम इनके आंसर्स भी लाइए। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया एक एक क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लें, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए हैं स्टार्टिंग के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।